आज स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। जैसा कि आपको पता है, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। जब कभी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं तब उसके जो रबिंग सरफेसेस होते हैं उसमें अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। कैसा? देखो, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको हमने एक सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा उसे ही हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। सी, अगर मैंने यहाँ पे F अमाउंट का फोर्स लगाया हुआ है, ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं, तब अगर ये सरफेस फिक्स है, इस केस में ये सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर जो जहां तक रबिंग होगा वहां पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, a force comes into play which acts parallel to the applied force and oppose the relative motion। सिंपली ये जो फोर्स लगाया हमने, ये इनके रबिंग सरफेसेस के बीच में एक्ट करेगा और जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हम फ्रिक्शन कितने तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो फ्रिक्शन तीन तरीके से डिस्क्राइब करते हैं हम। सबसे फर्स्ट होती है स्टैटिक, सेकेंड वन लिमिटिंग एंड थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अब जरा देखते हैं हम इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्यों ये तीन अलग अलग हैं। तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये एक्चुअली फ्रिक्शन के तीन स्टेजेस हैं। इन तीनों स्टेजेस में फ्रिक्शन को मेजर किया जाता है। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट को सपोज मैंने रखा एक टेबल पे, और एक अरेंजमेंट बना लेता हूं मैं। सपोज ये एक टेबल है, ना। यहाँ पे हमने एक पुली लगाई, पुली समझते होंगे। यहाँ पे हमने एक पुली लगाई हुई है। एक ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को हमने
कनेक्ट कर रखा है ऐसा। ये एक वेट है जिसे हमने लटका रखा है। ठीक है, समझिएगा। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर एक तो फोर्स काम कर रहा होगा नीचे की तरफ, जो कि कहेंगे हम वेट। इसका एक रिस्पॉन्स भी काम कर रहा होगा ऊपर की तरफ, और अगर हमने यहाँ पे एक अप्लाइड फोर्स लगा रखा है तो इसके बैक में काम कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। समझिएगा, ये एक वेट है, इसे अपन ने खींचा तो यहाँ पे हो गया भैया अप्लाइड फोर्स। ये ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये पीछे की तरफ, ये R हो गया, ये W वेट हो गया। ठीक है, तो अब एक चीज समझिए, इस ग्राफ में हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाइड की बात करी है और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शन की, स्मॉल f फ्रिक्शन। तो आपको क्लियर है कि इनिशियली ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू नहीं करेगा, तो जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं चलना शुरू करे उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक के लिए? जब तक कि ऑब्जेक्ट चलना शुरू नहीं कर रहा। हमने जैसे ही फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट चलना शुरू नहीं कर देगा, इनिशियली कुछ फोर्स को वो अपोज करेगा, उस अपोजिशन फोर्स को ही कहते हैं हम क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद ये एक ऐसी पोजीशन है जिसके जस्ट बाद ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग का मतलब है कि इसके जस्ट बाद ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने डिनोट किया Fs से। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम होता है, इसलिए Fs मैक्स। एंड अब जब ये इसके बाद चलना शुरू कर देगा तो ये जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये पूरे सेगमेंट को हम कहेंगे क्या? ये काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को Fk से डिनोट कर लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play between two bodies before one body actually starts moving over the another। चलने से जस्ट पहले लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा उसे ही हम कहते हैं क्या? इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना? Fs। अच्छा, दूसरा है हमारे पास लिमिटिंग। तो लिमिटिंग किसको कहेंगे? लिमिटिंग मतलब द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। पे जस्ट चलने वाला होगा, इसको Fs मैक्स से डिनोट करते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रहे कि Fs इज ऑलवेज इक्वल्स टू ग्रेटर देन ऑफ, सॉरी, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ Fs मैक्स। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा छोटा और बराबर हो सकती है। काइनेटिक मतलब समझ में ही आ रहा है कि जब चलना शुरू कर चुका होगा तब जो फ्रिक्शन होगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक। मतलब the force of friction which comes into play when a body is in a state of steady motion over the surface of another. The force of friction which comes into play when a body
is in a state of steady motion over the surface of another body is called kinetic friction. F K से डिनोट करते हैं. फाइन, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम. एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्चुअली क्या है और इसके लॉज क्या हैं. तो देखिए थोड़ा सा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये बड़ा ट्रांजिशन जैसा है, मतलब इसके जस्ट पहले स्टैटिक है, इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट मूविंग हो जाता है, तो इसलिए कुछ कंडीशंस है इसके लिए, वही चीज हम देखना चाहते हैं. ये होता क्या एक्चुअली, द मैक्सिमम force of static friction which comes into play when a body just starts moving over the another body or another surface देखते हैं मेन तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसके लॉज क्या क्या है तो देखो यार, सबसे फर्स्ट लॉ है इसका डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रबिंग सरफेस. एक बात बताइए, अगर रबिंग सरफेस स्मूथ हुआ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगी, मतलब इधर पॉलिश्ड और रफ. ठीक है, अगर रफ हुआ तो ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगी, है ना. द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस. द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स tangential to the two surface in contact and direction opposite to the direction of body. जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उस बॉडी की, उस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट. डिपेंड्स ऑन द रबिंग सरफेस एरिया. भाई जितना रबिंग सरफेस एरिया उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी. एंड द लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, द लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs max is directly
proportional to the normal reaction are between the two surface। मतलब जो एफ एस मैक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एफ एस मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स ऑफ आर। यहाँ पे जो म्यू एस है अल्टीमेटली ये क्या है, ये है फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। तो म्यू एस इज इक्वल्स टू हो गया हमारा एफ एस मैक्स अपॉन आर। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन is called mu s। सी एक सरफेस है, इसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट पे एफ अमाउंट का फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इस केस में इसका वेट नीचे और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। तो मतलब म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, ये जो म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ, म्यू एस क्या है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये रेशियो है लिमिटिंग फ्रिक्शन और रिएक्शन का। कौन सा रिएक्शन समझ गए होंगे, ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स का रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन, है ना। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। सिमिलरली बात करेंगे अगर काइनेटिक फ्रिक्शन और उसके लॉज की, तो मैं डिस्कस करता हूं, देखना। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन आपको पता है कि भैया डिनोट करते हैं एफ के से, और ये भी वैसे ही है, एफ के इक्वल्स टू, या फिर एफ के की भी बात करोगे तो फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन के। Friction is directly proportional to reaction. So kinetic friction is also directly proportional to reaction. That means the coefficient is now mu k. Mu k, that means coefficient of kinetic friction. Fine. Which is equals to mu k is equals to Fk upon R. That is kinetic friction upon नॉर्मल रिएक्शन। फाइन, तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। यहां पे काइनेटिक आ गया तो फिर काइनेटिक की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए ये तो हमारा एक सरफेस हो गया, इस सरफेस के ऊपर हमने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में आपको जैसा कि मालूम है नीचे की तरफ वेट होगा, इधर की तरफ फोर्स अप्लाइड हो गया, है ना, पी से डिनोट कर ले रहे हैं, ये फोर्स अप्लाइड। ऊपर की तरफ में हमारा इसका रिएक्शन हो गया, और पीछे की तरफ में ये हम काइनेटिक लिमिटिंग को लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एफ एस मैक्स। ठीक है,
ना अब यहां से देखिए आप, तो क्या कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक अप्लाइड फोर्स है लेकिन दो रिएक्शंस उसमें काम करे, एक वेट का रिएक्शन ऊपर की तरफ और एक इसके ऊपर जो फ्रिक्शन का रिएक्शन, मतलब एक्चुअली अप्लाइड फोर्स का जो रिएक्शन है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों एक्ट कर रहे हैं आर और एफ। तो ये दोनों का एक रिस्पॉन्स बनेगा और इन दोनों का रिस्पॉन्स, जब ये दो 90 डिग्री पे दो वेक्टर्स एक्ट कर रही है, मतलब दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, तो इसका रिस्पॉन्स जो बनेगा वो इन दोनों के बीचों बीच आएगा। हम उसी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं यहाँ पर जो एंगल बन रहा है रिएक्शन के साथ में, जो हमारा एक्चुअल एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड थीटा, ठीक है। और ये जो लाइन है ये रिजल्टेंट है ऑफ आर एंड एफ एस मैक्स। नाउ तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, समझिए, मेरे को थीटा चाहिए तो मैं एक तो काम कर लूं, इसको ज्वाइन कर देता हूं यहां से, इस पॉइंट को बोल देते हैं बी, इस पॉइंट को बोलते हैं सी, इसको पॉइंट को बोलते हैं ए। तो आप अगर लिखना चाहें tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो जाएगा, तो थीटा कैसे निकलेगा, बी सी अपॉन ओ बी। अच्छा यही चीज होगी ओ ए अपॉन ओ बी भी, आप इस दोनों ट्रायंगल में देख लो तो सेम कार्यक्रम है भाई। ये किसके बराबर हो गई, एफ एस मैक्स अपॉन आर के, ठीक है। क्या है, एफ एस मैक्स, ओ ए मतलब क्या, ओ ए मतलब ये एफ एस मैक्स, और ओ बी मतलब क्या, आर, मतलब ये tan थीटा इसके बराबर हो गई। तो हम ऐसा भी तो जानते हैं बट म्यू एस इक्वल्स टू ये होता है एफ एस मैक्स अपॉन आर। तो क्या इन दोनों से हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस which is equals to coefficient of static friction। बोलो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। अब देखिए angle of repose, angle of repose, ठीक है। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, देखो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इट इज द मैक्स, इट इज द मिनिमम एंगल that an inclined plane makes with the horizontals when a body placed on it just begins to स्लाइड डाउन। समझाता हूं, देखो हम एंगल ऑफ रिपोज उसको कहते हैं कि हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमने एक इंक्लाइंड प्लेन रखा, ये रही वो इंक्लाइंड प्लेन, इसकी मिनिमम वैल्यू जिसके जस्ट बाद, इसकी मिनिमम वैल्यू जिसके जस्ट बाद इसके ऊपर रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चलना शुरू कर दे, उसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूं मैं, कि भाई यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में मैंने एक एंगल यहाँ पे क्रिएट किया, इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई। तो हम क्या चाहते हैं इस फाई से, कि भाई उतना कम से कम एंगल जितने पे ये रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमारा चलना शुरू कर दे। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर दे, उसे ही कहते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे वेट को फर्क नहीं पड़ता है,
वेट हमेशा परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ लगेगा भाई। वेट को सरफेस से मतलब नहीं, सरफेस के अलोंग नहीं लगता, तो वेट तो हमेशा परपेंडिकुलरली नीचे लगेगा। मतलब mg इधर नीचे लग गया, तो ये mg के दो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। ये अगर फाई ये है तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी होगा हमारा फाई। अगर ये फाई है तो ये हो गया हमारा mg cos फाई, और ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये हो गया mg sin फाई। और mg cos फाई को बैलेंस करने के लिए ऊपर है ये रिएक्शन r, और mg sin फाई को बैलेंस करने के लिए यहां पर है लिमिटिंग फ्रिक्शन fs max। इससे थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो इसके बाद ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये अभी चलना शुरू नहीं हुआ, मतलब जस्ट बिगिंस टू स्टार्ट। इसका मतलब क्या, ये जो mg sin फाई है, mg sin फाई की वजह से ये ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू स्टार्ट, चलने को बिल्कुल तैयार है। मतलब ये क्या भैया, ये हो गई हमारी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम। सिमिलरली अगर आप नॉर्मल की बात करते हो तो आपको डायग्राम से दिख रहा होगा कि r इक्वल्स टू है हमारा mg cos फाई, मतलब जो cos फाई को बैलेंस करके रखा हुआ है। चूंकि सरफेस पे तो लगेगा ना भाई, रिएक्शन हमेशा सरफेस पे लगता है, तो बात को ध्यान रखना, रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और जो वेट है वो भैया डायरेक्टली नीचे की तरफ लगेगा, उसको इंक्लाइन प्लेन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर लगेगा भाई। ठीक है, तो इसके जो दो रिस्पॉन्स बने उसको mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है रिएक्शन, और mg sin थीटा को, mg sin फाई को बैलेंस कर रहा है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसको इक्वेशन सेकंड, अब एक काम करो डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा fs max अपॉन r। जानबूझ के fs max से ही डिवाइड कर रहा हूं भाई इसको, ताकि मेरे को म्यू पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है म्यू, इसलिए। तो ये हो जाएगा हमारा mg sin फाई अपॉन mg cos फाई, mg से mg कैंसिल हो गया, आपको इसके बराबर मिल जाएगा क्या, म्यू s, और sin अपॉन cos इज tan फाई। समझ के चलिएगा भाई, ये क्या हो गया tan फाई के बराबर, इसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। मतलब म्यू विच इज इक्वल्स टू, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन, tan थीटा फ्रिक्शन एंगल, tan थीटा फ्रिक्शन एंगल, tan फाई वी कैन ऑल्सो रिटर्न एज थीटा इज इक्वल्स टू फाई। मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन which is also equals to angle of repose। क्लियर रहेगी के बाद, एंगल ऑफ फ्रिक्शन which is also equal to angle of repose। ठीक है,